यस डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज का फिर टॉपिक है अपना किडनी कैंसर या रीनल ट्यूमर। ठीक है, रीनल ट्यूमर या किडनी कैंसर। अब इसके अंदर नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवाए हैं और उन नोट्स को ही देखकर, ठीक है, मैंने ग्रुप के अंदर और ईमेल आईडी पर आपको भेज ही दिए नोट्स की फाइल। उसको साथ में लेकर बैठे, क्योंकि यही आपके नोट्स हैं। इनका क्या मीनिंग है उसको अपन समझ लेते हैं। किडनी कैंसर या रीनल कैंसर या रीनल ट्यूमर, ठीक है, या किडनी ट्यूमर। क्लियर? सिलेबस में ट्यूमर नाम से दे रखा है। अब देखते हैं कि ट्यूमर क्या है और कैंसर क्या है। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि सपोज ये आपके नॉर्मल सेल्स है। क्लियर? नॉर्मल सेल्स है। अब नॉर्मल सेल्स के अंदर किसी भी कारण से, ठीक है, कारण को अपन बोलेंगे कार्सिनोजेनिक एजेंट। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेनिक एजेंट। कारणों को हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेनिक एजेंट। वो कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ट्यूबेको हो सकता है, केमिकल हो सकता है, वायरस हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, ठीक है, सनलाइट एक्सपोजर हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। सबको हम कहेंगे कारण। तो किसी भी कारण से यदि सेल के अंदर जो नॉर्मल जीन स्ट्रक्चर है, नॉर्मल जीन है, वो यदि म्यूटेट हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए? एबनॉर्मल हो जाए, म्यूटेट जीन हो जाए। ठीक है, सेल के अंदर जीन का उसका संरचना में चेंजेस आ जाए, उसके सीरीज जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, उसमें एबनॉर्मलिटी आए, तो उसको हम जीन म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन। अब जिन सेल्स के अंदर आपको जीन म्यूटेशन दिख रहा है, अब ये इनके जीन नॉर्मल है, इनके जीन नॉर्मल है। क्लियर? अब जिन सेल्स के अंदर आपको जीन म्यूटेशन दिख रहा है, वो सेल्स क्या हो जाएंगी? जब डिवाइड होंगी, ये सेल्स जब डिवाइड होंगी तो ये अपने जैसी एबनॉर्मल सेल ही ये बनाएंगी। क्या बनाएंगी? अपने जैसी एबनॉर्मल सेल बनाएंगी। और इस तरह की नई बनने वाली सेल को अपन कहते हैं नियोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मा। और ये कैंसर का कॉन्सेप्ट है। कैंसर का वो है, मतलब ये हर तरह के कैंसर के अंदर आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, नियोप्लाज्मा। अब ये नियोप्लाज्मा जब अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कैंसर सेल के तो, नॉर्मल सेल के तो नियम रहते हैं, जरूरत पड़ती है तभी ग्रोथ करती है, अपने जैसे ही डॉटर सेल बनाती है, ठीक है, और कंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवीजन होता है। जब जब जरूरत पड़ेगी तब सेल डिवीजन करेगी। लेकिन जो एबनॉर्मल सेल है, ये अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करेगी, जब जरूरत नहीं है तब भी ग्रोथ करेगी, ठीक है, पर्पसफुल ग्रोथ करेगी। और इसके सेल के जो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा तो ये बहुत सारी सेल्स बनती गई। ठीक है, तो इस तरह से बने हुए नोड को हम कहेंगे ट्यूमर। क्या कहेंगे? ट्यूमर। क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल्स हैं। एबनॉर्मल सेल के बने हुए नोड्यूल को, गांठ को, गठान को, लंप को, मास को, ये लंप हो गया, ये मास हो गया। ठीक है, एबनॉर्मल लंप हो गया, मास हो गया, ग्रुप ऑफ द सेल्स हो गया, ट्यूमर हो गया, नोड्यूल हो गया, इसी को हम ट्यूमर कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जब फैलेगा किसी और ऑर्गन में जाकर वहाँ पे भी, और फैलेगा किस तरीके से? या तो ब्लड के माध्यम से फैलेगा या लिम्फ के माध्यम से फैलेगा। कहीं और जाके फिर कैंसर बनाएगा, ट्यूमर बनाएगा, आगे कहीं और जाके फिर फैलेगा। तो इस तरह से यदि फैलने वाला ट्यूमर है तो उसको हम फिर ट्यूमर नहीं कहेंगे, उसको हम कैंसर कहेंगे। वो मैलिग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट दो तरह के ट्यूमर होते हैं, कैंसर होते हैं। बिनाइन ट्यूमर को हम ट्यूमर कहते हैं। जब बिनाइन ट्यूमर फैल जाता है, मैलिग्नेंट हो जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, दूसरी जगह पर जाकर भी और पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगता है, तो वो फैलने की जो एबिलिटी आती है वो किसके अंदर आ जाती है? कैंसर में आ जाती है। तो उसकी गिनती कैंसर के अंदर होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया किडनी कैंसर या किडनी ट्यूमर। स्टार्टिंग में तो किडनी ट्यूमर बनेगा, और जब वो फैलने लग जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू, तो वो किडनी कैंसर कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि किडनी कैंसर, तो कैंसर किडनी के अंदर है, इसलिए इस वर्ड का, डिजीज का नाम किडनी कैंसर हो गया। अब यहाँ पर दो तरह के, बेसिकली दो तरह के, ये किडनी है और किडनी का मैंने डायग्राम बनाया, और उस डायग्राम के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। या तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो नेफ्रॉन वगैरह है, ठीक है, या तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ट्यूबुलर, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर होगा पेल्विस, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? पेल्विस। ये पेल्विस। तो कैंसर जो है वो दो तरीके से, इसके प्रिंसिपल लोकेशन होती है, या तो ट्यूबुलर कार्सिनोमा होगा या फिर पेल्विक का कार्सिनोमा होगा। क्लियर? तो रीनल सेल कार्सिनोमा ट्यूबुलर्स में यदि होता है
तो हम इसको क्या कहेंगे, रीनल सेल कार्सिनोमा। क्या कहेंगे, रीनल सेल कार्सिनोमा। मैंने आपको जो नोट्स अवेलेबल कराए हैं उस नोट्स में फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, इसी का मैं मीनिंग बता रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ का, कि किडनी के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कैंसर बनता है तो रीनल सेल कार्सिनोमा कहलाता है। ठीक है, और रीनल पेल्विस के अंदर बनता है, ठीक है, पेल्विस के अंदर बनता है, तो इस तरह के कैंसर को अपन कहेंगे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। इस तरह से ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ें लिखी हुई है, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में यही चीज़ें लिखी हुई है। और तीसरी एक चीज़ और लिखी हुई है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर तीसरी एक चीज़ और लिखी हुई है कि किडनी कैंसर के लिए एक रीनल ट्यूमर जो है, ठीक है, लेस कॉमन प्राइमरी रीनल ट्यूमर्स इंक्लूड द ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, विल्म्स ट्यूमर एंड सार्कोमा। ठीक है, तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर भी एक किडनी का ही ट्यूमर है, विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, और तीसरा है सार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा, सार्कोमा। ये तीन तरह के जो कैंसर हैं, ठीक है, पहला ट्रांजिशनल सेल, विल्म्स ट्यूमर और सार्कोमा, ये तीन तरह के जो हैं ये लेस कॉमन होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कॉमन कौन सा होता है, ये कॉमन होता है, बाकी ये लेस कॉमन होते हैं। ये इसका कहने का मतलब है, इसका अर्थ है फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इटियोलॉजी। ठीक है, तो कैंसर यहाँ पर क्या रहता है, इटियोलॉजी, यहाँ पे तीन तरह से इटियोलॉजी डेवलप होती है। कैसे बता रहा हूँ, जैसे कि किडनी के अंदर तीन तरह की सेल्स रहती है। पहली तो ये रहती है, पहले मैं दो तरह की बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर सेल, और दूसरी तरह की सेल रहती है किडनी के अंदर ग्रेन्युलर सेल, ग्रेन्युलर सेल। अब समझिएगा कि क्लियर सेल और ग्रेन्युलर सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि कैंसर के जो टाइप है वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल के अंदर हुआ है। जो सेल का टाइप है वही कैंसर का टाइप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर की चार तरह की सेल्स रहती है। पहले हम दो सेल्स की बात करेंगे, फिर दो सेल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट रहती है क्लियर सेल, दूसरा टाइप रहता है ग्रेन्युलर सेल। क्लियर। अब क्या रहता है डिफरेंस दोनों में, कि इन सेल्स का जो शेप है वो राउंड शेप या पॉलीगोनल शेप हो सकता है, या तो ये राउंड शेप की होंगी या पॉलीगोनल शेप की हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा इन सेल्स के अंदर क्या देखा जाता है कि इनके अंदर जो ट्यूमर बनता है वो येलो या ऑरेंज कलर का हो सकता है, येलो या ऑरेंज कलर का हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और इनके अंदर जो ट्यूमर रहता है वो नॉट अग्रेसिव। ठीक है, नॉट अग्रेसिव, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन अग्रेसिव, मतलब कि फैलने वाला नहीं रहता है। ठीक है, अग्रेसिव मीन्स फैलने वाला और नॉन अग्रेसिव मीन्स नहीं फैलने वाला, मतलब फैलने की तुलना में ये थोड़ा पीछे रहता है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़े सा एक सेकेंड। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस, क्लियर। तो फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि किडनी के अंदर टोटल चार तरह के सेल्स के कैंसर पाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दो की हम बात करेंगे, फिर हम दो की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप की जो सेल रहती है क्लियर सेल, सेकंड टाइप की सेल रहती है ग्रेन्युलर सेल। क्लियर सेल अपीयरेंस में क्लियर रहती है, राउंड शेप की रहती है, पॉलीगोनल शेप की रहती है। ठीक है, राउंड शेप और पॉलीगोनल शेप की रहती है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसमें जो ट्यूमर बनता है वो येलो और ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा याद रखना है कि इसके अंदर जो ट्यूमर बनता है वो नॉन अग्रेसिव रहता है। नॉन अग्रेसिव मतलब फैलने की दृष्टि से देखा जाए तो ये थोड़ा पीछे रहता है, ये जल्दी फैलता है ये वाला ट्यूमर। ठीक है, और नॉन अग्रेसिव रहता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट के लिए ये ज़्यादा फेवरेबल है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इजीली हो सकता है। और ग्रेन्युलर सेल के अंदर जो कैंसर बनता है, ठीक है, ये लार्ज डार्क नोड्यूल बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, लार्ज, यहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर का है जो कि लाइट कलर है, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूमर बनता है वो लार्ज डार्क नोड्यूल इसके अंदर बनता है। पहली चीज याद रहेगी। दूसरी चीज याद रखनी है कि ये ग्रे कलर का या वाइट कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। ठीक है,
या वाइट कलर का होगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंस। यहाँ ऑरेंज येलो ऑरेंज कलर का हो सकता है, ये ग्रे और वाइट कलर का होगा। लार्ज नोड्यूल बनेगा इसके अंदर, और ये लार्ज नोड्यूल है इसलिए ये कैसा रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। ये फैलने की दृष्टि से देखी जाए तो ये ट्यूमर आगे रहेगा, ये जल्दी फैलने वाला ट्यूमर होगा। और एक और चीज़ कि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पिंक टाइनी बॉडी के रूप में पाए जाएंगे, पिंक टाइनी बॉडी पाई जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब ये तो डिफरेंस हो गया क्लियर और ग्लैन्युलर सेल के बीच में। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं। थर्ड टाइप की जो सेल्स में कैंसर होता है वो रहता है, वो थर्ड टाइप की सेल्स में दोनों के नेचर होते हैं, इसलिए हम इसको मिक्स्ड सेल कहते हैं। और मिक्स्ड सेल का शेप रहता है स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप का ये रहता है मिक्स्ड सेल। ठीक है, और फोर्थ टाइप की जो सेल्स रहती है इसके अंदर याद रखने की ये चीज़ है, सार्कोमेटोइड नाम है इसका। ठीक है, फोर्थ टाइप की सेल है सार्कोमेटोइड। सार्कोमेटोइड नाम की सेल है, और सार्कोमेटोइड सेल लिस्ट फेवरेबल प्रोग्नोसिस होता है। मतलब कि इसका जो डिजीज कंडीशन अपन देखें तो ये प्रोग्रेशन करती रहती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट नॉट इजी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट इजी नहीं होता है। और ये ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, लिस्ट फेवरेबल यानी कि कम फेवरेबल प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस अपने फेवर में नहीं रहता है, मतलब हमारे फेवर में नहीं रहता है, वो उसके खुद के फेवर में रहता है। ठीक है, उसको वृद्धि करनी है तो करता ही रहेगा, हम कितनी भी मेडिसिन दे दें तो वो रिलीफ होने का नाम नहीं लेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, लिस्ट फेवरेबल। तो बस इतने पॉइंट आपको ये डिफरेंस में याद रखने जो बोर्ड पे दिख रहे हैं, और नोट्स के अंदर ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप इनको देख सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर्स फॉर किडनी कैंसर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? रिस्क फैक्टर्स क्लियर। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो पहला तो ये है कि स्मोकिंग। ठीक है, हम सब कहते हैं स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, स्मोकिंग। ठीक है, अब मैं आपको जो नोट्स में आपको हेडिंग्स दिख रही है, सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, और उनसे कैसे होगा ये मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि सबका रीज़न एक ही है कि मैं अभी जितने भी रिस्क फैक्टर्स लिखूंगा सबका रीज़न एक ही कि सारे क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्टली ये क्या करेंगे, जीन को म्यूटेट करेंगे, और जीन म्यूटेशन होते ही तुरंत कैंसर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे सिगरेट स्मोकिंग, तो सिगरेट के अंदर निकोटीन रहता है, और निकोटीन एक तरह से केमिकल है जो कि कैंसर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद ओबेसिटी है, एक्सेसिवली ओबेसिटी। तो अक्सर ये देखा गया है कि ओबेस पेशेंट जो है, ओबेस पेशेंट जो है उनके अंदर कैंसर के केसेस अपने को ज़्यादा मिले, या अधिकतर कैंसर वाले जो पेशेंट है उनमें ओबेसिटी ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो ये इसका कारण है, रिसर्च का डेटा से हमको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर। कैंसर के पेशेंट में अक्सर बीपी भी हाई रहता है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर भी इससे एसोसिएटेड है, ये भी इसका क्या है, रिस्क फैक्टर है। इसके बाद लॉन्ग टर्म डायलिसिस, यदि पेशेंट का किडनी फेल है और लंबे समय तक डायलिसिस चल रहा है, 1 साल तक 2 साल तक, ठीक है, रोज़ हमेशा आए दिन उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो लॉन्ग टर्म डायलिसिस आल्सो कैन कॉज द रीनल कैंसर, ये रीनल कैंसर कॉज कर सकता है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये तो 4 मैंने बताया, 5वां बताया ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में क्या है, जैसे कि कुछ कैडमियम, ठीक है, कैडमियम पॉइजनिंग, कैडमियम हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। तो यदि कोई पर्सन किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे उसे कैडमियम के साथ एक्सपोज होने की ज़रूरत पड़ती है, या वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एनवायरनमेंट में रहता हो परमानेंटली, तो उसको तो लाइफ टाइम जॉब वहीं पे करना है ना, तो उसके एक्सपोजर में आने से उसके बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो जीन म्यूटेट कर सकती है और कैंसर फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, और बहुत सारे इसके अंदर हैं ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट वगैरह, ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट। ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखा है। और आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि जेनेटिकली
पेरेंट्स से बेबी के अंदर ट्रांसफर होना, ऐसे फैक्टर जैसे कि जेनेटिक एक डिजीज रहती है वॉन हिप्पल लिंडाउ, ठीक है, पहले भी मैंने बताया था वॉन हिप्पल लिंडाउ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कैंसर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है जो रीनल कैंसर पेरेंट्स में भी है तो डॉटर्स में या सन में भी हो सकता है, या उनके सन में या उनके डॉटर में हो सकता है। इसके बाद अनअपोज्ड एस्ट्रोजन थेरेपी, ठीक है, एस्ट्रोजन थेरेपी कुछ बच्चों के क्या रहता है कि स्पेशली ये चिल्ड्रन के अंदर रहता है, एस्ट्रोजन थेरेपी की ज़रूरत होने पर दी जाती है। जिन लोगों में एस्ट्रोजन के हार्मोन्स वगैरह कम पड़ते हैं तो एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है, और एस्ट्रोजन हार्मोनल थेरेपी देने से भी कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एब्यूज़। एनाल्जेसिक एब्यूज़ का मतलब यह है कि एनाल्जेसिक तो आप लो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत लो, एब्यूज़ मत करो, दुरुपयोग मत करो, ठीक है। एनाल्जेसिक लंबे समय तक सिर दर्द हो रहा है, छोटे मोटे दर्द के अंदर भी आप एनाल्जेसिक्स यूज़ कर रहे हो लंबे समय तक, है ना, तो ये भी क्या करेगा, किडनी कैंसर कॉज कर सकता है। इसके बाद चाइल्डहुड कीमोथेरेपी, ठीक है, बच्चों के अंदर कीमोथेरेपेटिक एजेंट डालने से, ठीक है, बच्चों के अंदर क्या होता है, कभी कभी जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी आती है और उसको देखते हुए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये केमिकल्स क्या होता है, कैंसर का रूप कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट है प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन से तो कैंसर होता ही है, मैंने आपको बताया है ना, रेडिएशन का डोज बहुत ज़्यादा हो जाए तो वह नॉर्मल सेल को भी एबनॉर्मल कर सकता है, तो रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। तो रेडिएशन से हो सकता है, कीमोथेरेपी से हो सकता है, लाइफ स्टाइल से हो सकता है, ओबिसिटी से हो सकता है, जेनेटिकली भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजिंग ऑफ द कैंसर। स्टेजिंग ऑफ द कैंसर, स्टेजेस, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो उल्टा होगा तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने डिवाइस को उल्टा करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अभी ऐसा उल्टा ही कर सकते हैं, सीधा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज को एक साथ अपन इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे कि सपोज करो कि ये किडनी है, ठीक है, क्या है, ये किडनी है, बिल्कुल किडनी ही है ये। अब यहाँ पे ये हमने बना दिया बाहर का कैप्सूल बना दिया, क्या बना दिया, कैप्सूल, किडनी का आउटर सरफेस, आउटर कवरिंग कैप्सूल कहलाती है, क्लियर। अब पहला कैंसर वो जो कि कैप्सूल के अंदर ही रहे, ये कैंसर ऐसा है कि ये क्या रह रहा है, कैप्सूल को टच नहीं कर रहा है। किडनी का कैंसर है लेकिन कैप्सूल के इनसाइड ही है, कैप्सूल को टच नहीं कर रहा है या उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, उससे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो इस तरह का कैंसर कहलाएगा फर्स्ट डिग्री कैंसर, क्लियर, जो कि मैंने आपको नोट्स में दिया है। और इसके लिए मैंने जो अंडरलाइन करी है उसके लिए क्या लिखा है कि डज नॉट इन्वॉल्व द कैप्सूल। ये कैंसर जो है इसके अंदर कैप्सूल इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ इतने परिधि के अंदर ही लिमिटेड है, तो ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहलाएगा। दूसरे के अंदर मैंने जो अंडरलाइन करी है उसमें लिखा है एक्सटेंड थ्रू द कैप्सूल ऑफ किडनी, मतलब कि दूसरा जो कैंसर होता है वो किडनी के थ्रू जाके ये कैप्सूल को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये कैंसर थोड़ा सीवियर है जिसको हम सेकेंड डिग्री का कैंसर कहते हैं, सेकेंड स्टेज कहते हैं, ठीक है। और तीसरे तरह का जो है ये कैंसर है, और ये कैंसर क्या कर रहा है, सराउंडिंग आसपास के लिम्फ नोड को अफेक्ट कर रहा है, क्लियर, लिम्फ नोड को, और दूसरा वेन को भी ये अफेक्ट कर रहा है, इतना सारा बढ़ गया है ये, ठीक है, ये कैंसर इतना बढ़ गया है कि ये क्या कर रहा है, लिम्फ नोड को भी अफेक्ट कर रहा है और वेन को, और किडनी के पास में से जो वेन जाती है उस वेन को अपन कहते हैं इंफीरियर वीना केवा, तो इंफीरियर वीना केवा की ब्रांचेस को या इंफीरियर वीना केवा की को अफेक्ट कर रहा है, तो ये थर्ड तरह का कहलाएगा, थर्ड स्टेज कहलाएगी। और यदि सीवियर हो जाए, ठीक है, इससे भी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो क्या हो सकता है कि ये कैंसर फैल के कहाँ तक जा सकता है, इंटेस्टाइन, ठीक है, दिख नहीं रहा है तो एक सेकेंड, इंटेस्टाइन, और ठीक है अब दिखेगा, तो ये ट्यूमर फैल के कहाँ तक चला गया, इंटेस्टाइन तक चला गया,
या पेनक्रियास तक चला गया, पेनक्रियास, ठीक है, दोनों मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो इस तरह के ट्यूमर को हम कहेंगे 4th डिग्री ट्यूमर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वह ट्यूमर जो कैप्सूल को क्रॉस नहीं कर रहा है 1st डिग्री, वह ट्यूमर जो कैप्सूल को क्रॉस कर रहा है 2nd डिग्री, वह ट्यूमर जो लिम्फ नोड कैप्सूल को तो क्रॉस कर रहा है लेकिन लिम्फ नोड को भी टच कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, और इंफीरियर वीना केवा को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो 3rd डिग्री का। और ऐसा ट्यूमर जो कि सबको इन्वॉल्व कर रहा है और नियरेस्ट जो भी पेल्विक ऑर्गन है और एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको, या तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन या पेल्विक ऑर्गन जो भी है वो यदि उनको वो पहुंचा रहा है, स्प्रेड वहां तक स्प्रेड हो गया तो वो 4th स्टेज का कैंसर कहलाता है, जो कि सबसे ज़्यादा और लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर है, ठीक है, 4th ग्रेड का कैंसर है। अब आगे बढ़ेंगे, ये स्टेजेस ऑफ कैंसर था जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था। नेक्स्ट लेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स कैंसर के अंदर देखने को मिलते हैं, स्पेशली रीनल कैंसर के अंदर, तो फटाफट मैं बता दूंगा, लिखूंगा नहीं बोर्ड पे क्योंकि आपके अंदर नोट्स के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट है एबनॉर्मल यूरिन कलर, ठीक है, एबनॉर्मल यूरिन कलर का मतलब ये है, ठीक है, मैं बुक को भला आपके सामने रख देता हूँ आप चाहो तो, क्योंकि एज इट इज़ आपको ये पेज है, पेज नंबर 784, ठीक है, ये पेज नंबर है, 784 पेज नंबर है। तो इस पेज को देख के ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एज इट इज़ वैसे ही नोट्स है जैसे आपको ज़रूरत है, बने बनाए नोट रेडीमेड है, बस आप इनको पढ़िए और इसमें से कोई डाउट रहता है तो मुझे पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है एबनॉर्मल यूरिन कलर, ठीक है, पहला तो क्या हो गया एबनॉर्मल यूरिन कलर। एबनॉर्मल यूरिन कलर क्योंकि किडनी के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन है तो यूरिन डार्क आ सकता है, रस्टी आ सकता है, या ब्राउन कलर का ट्यूमर यूरिन आ सकता है, ठीक है। और यदि यूरिन के अंदर पस आता है तो वो पाइयूरिया कहलाएगा, ठीक है। यदि ये आपका एब्डोमन है और यहाँ पे दोनों जगह ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी से अटैच्ड जो एरिया, जो लंबर वाला लेटरल लंबर जो एरिया है, मतलब लंबर एरिया और लेटरल साइड वाला, इसको अपन फ्लैंक कहेंगे, ठीक है। यदि किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन है तो फ्लैंक के अंदर पेन होगा, तो फ्लैंक पेन, ठीक है, दूसरा सिम्टम आ जाएगा फ्लैंक पेन, क्लियर। तीसरा सिम्टम है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, यदि ये ट्यूमर है, किडनी है, किडनी के अंदर ट्यूमर है और यूरिन फॉर्मेशन को आउट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे ये यूरिन फॉर्मेशन जो है वो यहीं पे इकट्ठा हो जाता है और किडनी के अंदर एडिमा बन जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। एबनॉर्मल फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन इन द नेफ्रोटिक एरिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। 4th पॉइंट है फीवर, ठीक है, एब्डोमिनल मास, लंप, फीवर, हाइपोटेंशन, मेलेस, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने पहले एक्सप्लेन, इनके मीनिंग आपको बता ही दिए हैं। आगे है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया क्या है, पॉलीसाइथेमिया का मतलब यह है कि ये क्या करता है कि जैसे कि जो ब्लड सेल्स है उन ब्लड सेल्स का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथेमिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि किडनी के ट्यूमर बनने के कारण से उसमें एरिथ्रोपोएटिन नाम के जो एजेंट मैंने आपको बताया था जो आरबीसी बनाने के लिए जिम्मेदार है, उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी और बाकी सेल्स भी बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है ठीक है, एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। यदि अब क्या होता है यहाँ पे कंडीशन ऐसे होती है, समझना कि ये किडनी है और इसमें ये ट्यूमर बना, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ट्यूमर पे कैसे, मतलब कि किसी ऑर्गन में ट्यूमर है तो उस ऑर्गन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये ट्यूमर पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये काम करने वाली सेल है, ये सिर्फ सपोर्ट करने वाली सेल है, यदि काम करने वाली सेल में ट्यूमर बना, ठीक है, इसका क्या हो गया, इसका एक्सेसिव हो गया तो ये एक्स्ट्रा काम करेगी, ठीक है, तो काम एक्स्ट्रा करेगी। और यदि इसके पास वाली जो सेल है, सपोर्टिंग सेल्स जो है, उसमें यदि ट्यूमर बन गया तो ये क्या करेगी, इस पर कंप्रेशन करेगी, इस पर प्रेशर डालेगी, इस पर क्या करेगी, प्रेशर डालेगी, तो इसका फंक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से
किसी भी ऑर्गन के अंदर ट्यूमर बनता है तो उसके फंक्शन बढ़ भी सकते हैं, उसके फंक्शन कम भी हो सकते हैं। फंक्शन करने वाली सेल में ट्यूमर बना है तो एबनॉर्मली फंक्शन बढ़ जाएंगे, लेकिन फंक्शन करने के सराउंडिंग जो सपोर्ट करने वाली सेल्स हैं उसके अंदर ट्यूमर बना तो वो कंप्रेशन से फंक्शन करने वाली सेल को कंप्रेस भी कर सकती है, उसको डिप्रेस भी कर सकती है। तो इसलिए एरिथ्रोपोएटिन की कमी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है। कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा और ज़्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लेंगे कोल्ड इंटॉलरेंस। ठीक है, किडनी जो है वो हीट और ये फ्लूइड वगैरह को रेगुलेट करती है, लेकिन ट्यूमर हो जाने के कारण से यूरिन का ओलिगोयूरिया वगैरह सारी प्रॉब्लम आएगी और वो मेटाबॉलिक और थर्मल प्रोसेस को बैलेंस करके नहीं रख सकते पेशेंट को, इसलिए कोल्ड टॉलरेंस इंटॉलरेंस आएगा। ठंडक उसे महसूस नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब हो चुका है। क्रॉनिक फटीग, थोड़ी सी थकावट रहेगी। लेग एंड एंकल स्वेलिंग, हाथ पैर में सूजन रहेगी क्योंकि एडिमा बना हुआ है, यूरिन नहीं बन रहा है बराबर। नाइट स्वेट, और वही एडिमा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, फ्लूइड वगैरह बाहर निकालने की कोशिश करता है। नाइट टाइम में स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। विजन एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने के कारण से विजन एबनॉर्मलिटीज़, क्योंकि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने से ये आपके जो क्रेनियल नर्व वगैरह अपना फंक्शन लॉस करती है, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह भी डाउन होता है इसके अंदर। और एलिवेटेड कैल्शियम लेवल, जिसको अपन हाइपर कैल्शियमा कहते हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको ट्यूमर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के अंदर जो भी टेस्ट ये आपको आपके नोट्स में दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे करने हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, बायोप्सी, साइटोस्कोपी, सीटी स्कैन, ठीक है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आईवीपी, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, किडनीज और रीनल एंजियोग्राफी। इन सब जांचों से ये हमको पता चलता है कि ट्यूमर प्रेजेंट है या नहीं है, कहाँ पे है, क्या साइज़ है, कितना मोटा है, फैलने वाला है, नहीं फैलने वाला है, सारी चीज़ें हम इनको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से समझ में आती है। ओके, आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ किडनी कैंसर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ रीनल कैंसर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू रहिएगा। और इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो फिर से मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 9784601744 पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैसेज मैं बिल्कुल नहीं देखता, मैं मैसेज नहीं देखता, आई हेट मैसेज। ओके, थैंक यू।